I guess. Let me check. चलो स्टार्ट करते सर आज के क्लास को। कल के क्लास के बारे में कल बात करेंगे। सुनिएगा सर। तो हम पॉलिटी में सिटीजनशिप पढ़ देते। सिटीजनशिप में हमने पूरा जितने भी अनुच्छेद हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकल्स को कवर अप कर लिया सर। फिर हमने देखा कि हमारा संसद किस किस टाइप का लॉ बनाता है। उसमें कुछ कुछ डेट्स था सर जो आपको याद रखना है। 1992 वाला ईयर याद रखना है, 1987 याद रखना है। ठीक है। डेट भले इधर उधर हो सकता है बट ईयर, एटलीस्ट ईयर आप लोग याद रखें क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है और ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है। कल का रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। कल का रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोग वहाँ से क्लास को देख सकते हैं। तो कल की बात अब बंद हो जानी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सर आज के क्लास को। आज अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सर जीवन में बहुत बारी सुनते हैं हम लोग कि एनआरआई, एनआरआई सुनते हैं सर। जीवन में बहुत बारी सुनते हैं कि पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन सर। उसके बाद हम लोग ओसीआई सुनते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इन सब का मतलब क्या होता है? हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं एक्चुअली कि इन सब का मतलब क्या रहता है। सब कुछ लगता है कि सिमिलर है, सब कुछ लगता है कि सिमिलर। अच्छा, एनआरआई भी सिमिलर है, पीआईओ भी सिमिलर है, ओसीआई भी सिमिलर है। बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी नज़र आती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को सिंपल एक्सप्लेन करूंगा, मतलब वो जो गोबर गोबर बच्चे को भी समझ में आ जाए, मतलब छोटे से छोटे बच्चे को समझ में आ जाए, मैं पहले वैसे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग एडवांस डिस्कशन में पहुंचेंगे कि ये सब कहाँ से ओरिजिन हुआ, क्या क्या लॉज थे, क्या क्या कमिटी बनाया गया था, कैसे कैसे ये सब चीज़ आया। उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले गोबर लेवल, मतलब बच्चों वाला लेवल पे स्टार्ट करते हैं। चलो सर स्टार्ट किया जाए। तो ये सब कार्ड देख रहे हैं। अगर आप लोग के पास पासपोर्ट होगा ना तो देखो पासपोर्ट जैसा ही दिख रहा है। किसी के पास पासपोर्ट होगा तो आप लोग चेक करना, आपका पासपोर्ट भी कुछ ऐसा ही दिखता होगा। ठीक है। तो सर ऐसे ही कुछ कुछ कार्ड दिया जाता है लोगों को, मतलब कुछ कुछ लोगों को ऐसा कार्ड दिया जाता है। उन कार्ड का किसी किसी कार्ड का नाम है सर ओसीआई, किसी का नाम है पीआईओ। ये सब क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हमारे डिस्कशन को। ठीक है। शुरुआत करते हैं हमारे डिस्कशन को। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ एनआरआई। इधर उधर दिमाग भटका, इधर पढ़ने गए, स्क्रीनशॉट लेने गए, कोई काम नहीं आएगा सर, कोई काम नहीं आएगा। फिर वही हो जाएगा कि एग्जाम से पहले स्क्रीनशॉट इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग, कोई काम नहीं आएगा। ठीक है। इसलिए ना स्क्रीनशॉट के बेसिस में बैठे रहे, ना इधर देखते रहे, जिधर दिखाऊंगा उधर ही देखना है। ठीक है सर। चलो सबसे पहले एनआरआई देखते हैं। एनआरआई सर ये क्या होता है? एनआरआई, मेरे लिए एनआरआई का रिश्ता आ रहा है। सुना है आपने? सर मेरे लिए एनआरआई का रिश्ता आ रहा है। मैं एनआरआई बनना चाहता हूँ, मैं एनआरआई बनना चाहती हूँ, मैं कनाडा में जाके शिफ्ट होना चाहती हूँ। ठीक है। मैं एनआरआई बनना चाहता हूँ। ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत सुना होगा सर आप लोगों ने, मूवीज वगैरह में देखा होगा। अच्छा उसके लिए एनआरआई लड़का आ रहा है, अच्छा उसके लिए एनआरआई वो गया था फॉरेन में काम करने और एनआरआई लड़की को लेके आ गया। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपने सुना होगा सर। ठीक है। चलो नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआरआई? सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या होता है सर? नॉन रेजिडेंट इंडियन। नॉन रेजिडेंट इंडियन सबसे पहला फुल फॉर्म होता है एनआरआई का, नॉन रेजिडेंट इंडियन। ठीक है। तो सर नाम से ही पता चल रहा है नॉन रेजिडेंट, मतलब वैसा इंसान जो कि भारत में अभी स्थित नहीं है, जो भारत में अभी रह नहीं रहा है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं हम लोग। नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट मतलब क्या होता है सर? रेजिडेंट मतलब होता है कि जहां पे आप अभी हैं। फॉर एग्जांपल जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो दो एड्रेस मांगा जाता है आपसे, एक परमानेंट एड्रेस और एक रेजिडेंट एड्रेस। कभी भरा है सर फॉर्म वगैरह आपने? कभी इतना मेहनत किया कि नहीं? कैफे वाले भाई साहब फॉर्म भर दो मेरा। ठीक है। तो एनआरआई, एनआरआई के ऊपर हम लोग क्या बात, मतलब बात किसके ऊपर करने वाले हैं सर? उन लोगों के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि नॉन रेजिडेंट इंडियन है, जो भारत में अभी फिलहाल नहीं रह रहे हैं, उनके बारे में एनआरआई बात करता है। नेक्स्ट सर एनआरआई किस लोग को कहते हैं? तो सुनना, भारत के वो सिटीजन, भारत के वो सिटीजन, इंडियन सिटीजन, भारत के वो सिटीजन जो कि भारत से बाहर रह रहे हैं, इंडियन सिटीजन जो कि भारत से बाहर रह रहे हैं फॉर मोर देन 6 मंथ, 6 महीने से ज्यादा, वैसे इंडियन सिटीजन को हम लोग एनआरआई बोलते हैं। इज इट क्लियर? सिंपल सी भाषा है सर कि मैं इंडियन सिटीजन हूँ, हाँ सर बिल्कुल हूँ, मेरे पास भारतीय नागरिकता है, लेकिन मेरा जॉब लग गया अभी फर्दर फॉरेन कंट्री में, और मैं फॉरेन कंट्री में जाके 6 महीने से ज्यादा वहां पे स्टे कर गया। तो क्या मैं एनआरआई बन जाऊंगा? जब मैं वापस वहां से भारत आऊंगा तो क्या मुझे लोग एनआरआई बोलेंगे? जी हाँ बोलेंगे।
लेकिन इसका मतलब क्या कि मैं उस फॉरेन कंट्री का नागरिक बन गया क्या? नो सर, नो सर। डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन देखिए, मैंने क्या बोला? एनआरआई उन लोगों को बोलते हैं जो कि भारतीय ही होते हैं, भारत के नागरिक होते हैं। वैसे भारत के नागरिक जो कि फॉरेन में 6 महीना या 6 महीने से ज्यादा के ड्यूरेशन तक बाहर रहते हैं, वैसे नागरिक को हम लोग एनआरआई बोलने लगते हैं। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक केस बताता हूं, एक एग्जाम्पल पूछता हूं मैं आपसे। मैं एक इंडियन सिटीजन हूं, मैं एक इंडियन सिटीजन हूं, मैं चला गया कनाडा, और कनाडा में मैं पिछले 7 महीने से हूं, तो क्या मैं एनआरआई हूं? बताओ जल्दी, क्या मैं एनआरआई हूं? जी हाँ, आप हैं एनआरआई। वेरी गुड, आप हैं। सर आप लोग आंसर देने की कोशिश करें ताकि थोड़ा इंटरेक्शन बनेगा। ठीक है, जी हाँ मैं हूं खलनायक, आप हो। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट सर, एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल। हाँ सर बिल्कुल बोलिए ना, एग्जांपल ही एग्जांपल, मैं इसको रब कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट सर, एक और एग्जांपल। हाँ सर, चलो सर, एक लड़का है, एक लड़का है जिसका नाम है पिल्लू, एक लड़का है जिसका नाम है पिल्लू। वाओ क्या नाम है सर। ये पिल्लू जो है ये रह रहा है अमेरिका में, और ये इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है, और ये अमेरिका में रह रहा है पिछले 3 महीने से। क्या ये एनआरआई कहलाएगा? क्या ये एनआरआई कहलाएगा? नो सर। देर इज अ कट ऑफ डेट ऑफ, देर इज अ कट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ। ठीक है, 6 महीने तक आपको बाहर रहना पड़ेगा सर, देन ओनली यू विल बी नोन एज एनआरआई। ठीक है, वेरी गुड, नाइस। चलो सर, अब एक और चीज सुनना सर, एनआरआई जो होते हैं, क्या इनको वोट करने का पावर, क्या इनके पास वोटिंग राइट्स होता है क्या? कि फॉर एग्जांपल भारत में अभी लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, लेकिन मैं क्या किया, मैं 2023 में ही बाहर चला गया और एनआरआई बन गया, क्या मेरे पास वोटिंग का पावर होगा? आप लोग कॉमन सेंस से सोच सकते हैं, सोच सकते हैं क्या कि वोटिंग का पावर होगा कि नहीं होगा? मेरे पास वोट करने का पावर होगा कि नहीं होगा? मैं एक एनआरआई बन गया, मैं एक एनआरआई बन गया सर, ठीक है, और मैं एनआरआई बन के बाहर, देश के बाहर रह रहा हूं, तो मेरे पास वोटिंग राइट्स होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है सर, हमेशा याद रखिएगा, एनआरआईज के पास, जो भी एनआरआई होते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस होते हैं, उनके पास वोटिंग पावर होता है, उनके पास वोट करने का पावर होता है। और ऐसा सिस्टम डेवलप करने का बात किया जाता है कि वो जिस भी फॉरेन कंट्रीज में है, वहां से एक लेटर हो या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, एक सिस्टम ऐसा बनाया जाए कि वहां से वो अपना वोट भारत तक पहुंचा सके, जहां पे भी वो रह रहे हैं। अभी तक वो सिस्टम बना नहीं है, अभी तक वैसा सिस्टम हमारे इंडिया में नहीं है, परंतु वोटिंग पावर एनआरआई के पास है। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि एनआरआई के पास राइट टू वोट का, राइट टू वोट है? जी हाँ है। क्लियर? समझे आप लोग? क्या एनआरआईज के पास राइट टू वोट है, वोट देने का अधिकार है क्या? जी हाँ है। लेकिन क्या भारत में अभी तक ऐसा कोई सिस्टम है कि एनआरआई का वोट हम लोग लेके आए? सर एनआरआई जो वोट देते हैं, देखो, एक तो वोटिंग होता है कि आप डायरेक्टली बूथ में जाके अपना वोटिंग दे रहे हैं, अपना मत दे रहे हैं, वो तो डायरेक्ट वोट हो गया, ठीक है। लेकिन एनआरआई अपना वोट किसी फॉरेन कंट्री से भारत पहुंचाएंगे, वैसे वोट को हम लोग प्रॉक्सी वोट बोलते हैं, वैसे वोटिंग सिस्टम को हम लोग प्रॉक्सी वोट बोलते हैं, ठीक है। तो एनआरआई जो है सर, वो प्रॉक्सी वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन भारत में अभी प्रॉक्सी वोटिंग का कोई भी सिस्टम अवेलेबल नहीं है, कोई भी सिस्टम अवेलेबल नहीं है। लेकिन सर राइट टू वोट है कि नहीं है? अधिकार, वोट मत देने का अधिकार है कि नहीं है एनआरआई के पास? जी हाँ बिल्कुल है। क्लियर हो गया सभी को? तो एनआरआई को मैं अगर कंक्लूड करने का कोशिश करूं, अगर मैं एनआरआई को बोलूं कि हाँ हाँ जी, जीवन में कभी मुझे एनआरआई के लिए पढ़ना हो नोट्स खोल के, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा सर? एनआरआई। एनआरआई का फुल फॉर्म नॉन रेजिडेंट इंडियंस। ये कौन है सर? ये इंडियन सिटीजन ही है, ये इंडियन सिटीजन ही है सर, भारतीय नागरिक ही है, ये कोई किसी फॉरेन कंट्री का नागरिकता नहीं ले लिया। फॉर एग्जाम्पल, मैं चला गया सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया चला गया मैं काम करने के लिए, और मैं वहां पे पिछले 1 साल से काम कर रहा हूं, तो मैं भारतीय सिटीजन हूं या नहीं हूं? जल्दी बताओ। हाँ जी, बाकी लोग बैठे हुए हैं। हेलो, कैन यू गाइस सी मी? कैन यू गाइस हियर मी? मैं भारतीय नागरिक हूं कि नहीं हूं? जी सर, आप भारतीय नागरिक हैं, आप एनआरआई हैं और भारतीय नागरिक हैं, इसीलिए आप एनआरआई हैं।
तो याद रखिएगा एनआरआई जो है वो इंडियंस हैं, इंडियन सिटीजन है। और वैसे इंडियन सिटीजन जो कि भारत से बाहर 6 महीने तक हैं, 6 महीने से ज्यादा हैं, उनको हम लोग एनआरआई बोलने लगते हैं। ठीक है सर, इनके पास राइट टू वोट होता है, इनके पास राइट टू वोट होता है, वोटिंग पावर्स होते हैं। क्लियर है सर? अभी तक ऐसा प्रॉक्सी वोटिंग का कोई भी सिस्टम बनाया नहीं गया है, पर फ्यूचर में बनाया जा सकता है। ठीक है, किसी ने नहीं सोचा था सर कि यूपीआई इतना फेमस हो जाएगा, मतलब हम लोग घर बैठे ऑर्डर कर पाएंगे। ठीक है, पहले कैश लेके निकलना पड़ता था, अब बिना कैश के मोबाइल से सिर्फ कर दो। किसी ने नहीं सोचा था सर। वैसे ही प्रॉक्सी वोट के बारे में अभी कोई नहीं सोचा है, लेकिन फ्यूचर में मे बी हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे, शायद वो लोग कैसे कर सकते हैं सर। ठीक है, बच्चों के बारे में कुछ लोग सुन के एकदम खुश होंगे, वाह मेरे भी बच्चे होंगे। जी हाँ होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एनआरआई आई होप समझ में आ गया होगा सर। एन इंडियन सिटीजन विच हु इज लिविंग इन फॉरेन कंट्री फॉर मोर देन 6 months एंड दे हैव द राइट टू वोट। ओके, सो दैट पर्सन इज नोन एज एनआरआई। चलो नेक्स्ट, अब पढ़ेंगे हम लोग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सुनना ध्यान से। सिंपल भाषा में बताऊंगा, पहले सिंपल भाषा में बताऊंगा, उसके बाद एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे हम लोग। नेक्स्ट सर, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO का फुल फॉर्म होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, और कार्ड इसका तो दिखाया मैंने आपको, देखो ऐसा कार्ड मिलता है। जो बंदा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता है ना, उसको ऐसा कार्ड मिलता है सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऐसा कार्ड मिलता है। फिलहाल अभी कोई दिमाग मत लगाना, मैं बोल रहा हूँ मिलता है तो मिलता है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मिलता है तो मिलता है, कोई आके नहीं बोलेगा नहीं सर अभी नहीं मिलता है। मिलता है, मैं बोल रहा हूँ ना मिलता है। चलो बाद में बताऊंगा क्यों नहीं मिलता अभी। ठीक है, चलो सर, PIO इसका फुल फॉर्म क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट सर, ये लोग कौन होते हैं? सबसे पहला चीज, ये भारतीय नागरिक नहीं होते हैं, नॉट एन इंडियन सिटीजन। ये भारतीय नागरिक नहीं होते हैं। क्लियर हो गया ये बात? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ये भारतीय नागरिक नहीं होते हैं सर। सबसे पहला चीज, ये कोई ना कोई फॉरेन कंट्री के सिटीजन होते हैं, कोई ना कोई फॉरेन कंट्री का सिटीजन होता है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो होता है वो भारतीय नागरिक नहीं होते हैं सर, लेकिन कोई ना कोई दूसरा अदर कंट्री का वो सिटीजन होता है। नेक्स्ट सर, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हम लोग उनको कहते हैं या तो उनके पेरेंट्स या तो उनका ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब दादा दादी, इन दोनों में से अगर किसी का भी जन्म भारत में हुआ है, उनको हम लोग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं, मेरा मेरा लेट इट बी कि मेरा जन्म भारत में नहीं हुआ है। ठीक है, मेरा जन्म भारत के बाहर हुआ है और मेरे पास यूएसए का नागरिकता भी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यूएसए में जन्म हुआ है और मेरे पास यूएसए का नागरिकता है, लेकिन मेरे पेरेंट्स का जन्म हुआ है सर भारत में, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म हुआ है भारत में। ठीक है, तो क्या मैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हूँ? हाँ जी बिल्कुल हूँ। क्या यहाँ पे एंड कंडीशन है, दोनों होना चाहिए क्या? नहीं, इनमें से कोई एक, मतलब या तो मेरे पेरेंट्स का जन्म हो भारत में या तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म हो भारत में, तो मैं क्या कहलाऊंगा? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाऊंगा। क्लियर है सभी को? हाँ जी। सबसे पहला तो सर क्या होना चाहिए कि आप भारतीय नागरिक नहीं होने चाहिए, आपको पास किसी दूसरे फॉरेन कंट्री का नागरिकता होना चाहिए। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन उस बंदे को कहते हैं कि वैसा बंदा जो जिसके पास फॉरेन कंट्री का सिटीजनशिप हो और उनके माता पिता या फिर उनके दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स भारतीय नागरिक हो, तभी उस बंदे को हम लोग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक केस बताता हूं, एक लड़का है जिसका नाम है लल्लू। इसके पास सर, इसके पास UAE का सिटीजनशिप है, UAE का सिटीजनशिप है, और इसके माता पिता या फिर दादा दादी में से कोई भी भारत में जन्म नहीं लिया है, भारत में जन्म नहीं लिया है। क्या लल्लू PIO कहलाएगा? क्या लल्लू पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाएगा? जी हाँ सर, नहीं कहलाएगा। कैसे कहलाएगा? कैसे कहलाएगा सर? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाने के लिए या तो आपके पेरेंट्स या तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स भारत में जन्म लेना जरूरी है, भारत में उनका जन्म होना जरूरी है। नेक्स्ट सर, लल्लू जो है वो UAE का सिटीजन है, लेकिन इसके पेरेंट्स जो हैं, इनके पेरेंट्स जो है, इनके पेरेंट्स जो है, इनका जन्म हुआ है सर भारत में। क्या लल्लू, क्या लल्लू पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, भारतीय मूल का है? जी हाँ, मैं हूं खलनायक, ये है। अभी किसी ने बोला ऋषि सुनक, बहुत सुना सर आप लोगों ने, प्राइम मिनिस्टर बन गए सर, इंग्लैंड, ब्रिटेन का, यूके का। सर ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बहुत न्यूज में था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्या होता है इसका मतलब? क्या उनके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स भारत से ताल्लुकात रखते हैं सर, भारत में उनका जन्म हुआ है? जी हाँ हुआ है। ठीक है,
तो ये है सर पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। क्या आपको समझ में आया पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन? ठीक है, ठीक है सर, चलो बढ़ते हम आगे। नेक्स्ट सर, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन को क्या हम लोग फॉरेनर की तरह ट्रीट करेंगे? नो सर। जो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है ना, ये भारत कभी भी आ सकते हैं, इंडिया कभी भी आ सकते हैं विदाउट प्रॉब्लम। ये विदाउट प्रॉब्लम इंडिया कभी भी आ सकते हैं। दे कैन कम टू इंडिया विदाउट एनी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम, उनको कोई टेंशन नहीं है, कभी भी आ सकते हैं सर भारत। नेक्स्ट सर, क्या इनके साथ फॉरेनर जैसा ट्रीटमेंट होगा? नो सर, नो फॉरेनर ट्रीटमेंट। इनको फॉरेनर जैसा ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं आप? सुनिए, आप लोग में से कोई ताजमहल गया है? किसी को ऐसा सुख मिला है आज तक कि ताजमहल गए हैं, या फिर कोई भी ऐसा मॉन्यूमेंट जो कि बहुत फेमस हो? अगल बगल कहीं ना कहीं तो गए होंगे यार, कोई ऐसा मॉन्यूमेंट, लाल किला। चलो हटाओ, मैं गया हूँ ताजमहल, सुनना ध्यान से, मैं गया हूँ ताजमहल। तो सर अलोरा केव गए हैं, पहाड़ी मंदिर गए हैं, चलो वेरी गुड, चलो मैं ताजमहल गया हूँ, सुनना ध्यान से। सर मैं जब ताजमहल गया था ना, तो मैं छोटा था, बहुत छोटा था, 11-12 साल का था। मैंने देखा कि मेरे जो मेरे जो गार्डियन थे उन्होंने टिकट खरीदने के लिए सर 100 रुपया का टिकट खरीदा। टिकट काउंटर में 100 रुपया टिकट के लिए लगा, ठीक है, एक बंदे का 100 रुपया, मतलब 3 बंदे थे हम लोग, तो 300 रुपया मेरे गार्डियन ने दिया टिकट खरीदने के लिए, ताजमहल एंट्री करने के लिए, ठीक है। ये किन के लिए था सर टिकट? ये था इंडियन सिटीजन्स के लिए। लेकिन जो फॉरेनर थे ना, फॉरेनर, उनके लिए टिकट का दाम था 4,000 रुपया एक आदमी का। ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, फॉरेनर्स के लिए सर अलग टिकट बनाया जाता है, अलग दाम का, अलग महंगा टिकट बनाया जाता है सर किसी भी मॉन्यूमेंट में। ताजमहल तो सिर्फ एक एग्जांपल है, इसके अलावा कोई भी आप मॉन्यूमेंट देखें जो कि थोड़ा ज्यादा फेमस है, यूनेस्को साइट वगैरह में है, तो और ज्यादा फेमस हो जाता है सर, ठीक है। तो कोई भी ऐसा मॉन्यूमेंट जहाँ पे बहुत ज्यादा वो फेमस है, तो वहां पे फॉरेनर से ना अलग चार्ज किया जाता है, मतलब एक ज्यादा अमाउंट चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो सर ये जो PIO है, ये पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है, क्या इनको भी 4,000 रुपया देना पड़ेगा? नहीं सर, इनको नहीं देना पड़ेगा। इनको उतना ही रुपया देना पड़ेगा जितना भारतीय सिटीजन देते हैं। सर क्यों? क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि PIO के साथ फॉरेनर जैसा ट्रीटमेंट हम लोग नहीं करते हैं। क्लियर है क्या? समझ में आया आप लोग को? ठीक है सर। मतलब सर PIO का मतलब अभी तक क्या समझा हमने, कि PIO वो लोग होते हैं जो कि भारतीय नागरिक नहीं होते हैं, फॉरेन सिटीजन होते हैं, लेकिन उनके माता पिता या फिर दादा दादी भारत के सिटीजन रह चुके रहते हैं। नेक्स्ट सर, वो लोग भारत कभी भी आ सकते हैं विदाउट प्रॉब्लम। उनके साथ फॉरेनर जैसा ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है भारत में। उनके साथ वो हमारे देश के माने जाते हैं, हमारे देश के ही जैसा जैसा ट्रीटमेंट हमारे देश वालों के साथ होता है वैसा ही होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सुनिएगा ध्यान से। नेक्स्ट सर, नाउ क्वेश्चन अराइजेस, क्या PIO भारत में इलेक्शन लड़ सकते हैं? क्या ऋषि सोनक बोलेंगे कि नहीं मुझे जाना है भारत में इलेक्शन लड़ना है? सर नहीं लड़ सकते। क्या PIO भारत में वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं? सर नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्यों इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं? क्योंकि मैंने पहले ही बताया सर कि PIO वो लोग होते हैं जो कि भारत के नागरिक नहीं होते हैं। PIO वो होते हैं जो भारत के नागरिक नहीं होते हैं, तो ये लोग ना ही इलेक्शन में ना ही वोटिंग में, इन दोनों प्रक्रिया में कभी हिस्सा नहीं ले सकते, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट सर, एक कंडीशन हुआ करता था सर PIOs के साथ, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन थे ना, उनके साथ एक कंडीशन हुआ करता था। वो जब भारत आते थे तो उनको भारत में, जैसे वो 6 महीना रह लिए, 6 महीना रह लिए, फॉर एग्जाम्पल वो भारत में 6 महीना रुके, ठीक है, तो हर 6 महीना में, भारत आने के बाद उनको हर 6 महीना में FRRO ऑफिस जाके बताना पड़ता था कि देखो हम यहीं पे हैं और हम मेरा सब कुछ सही है। फिर से जाके उनको रजिस्टर करवाना पड़ता था अपने आप को FRRO ऑफिस में। ना व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FRRO ऑफिस? फॉरेनर रीजनल
रजिस्ट्रेशन ऑफिस, रजिस्ट्रेशन ऑफिस, ठीक है। फॉरेनर या फिर फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, एफआरआर को फुल फॉर्म है, ठीक है। मतलब सर पीआईओ भारत आराम से आ सकते हैं विदाउट प्रॉब्लम, लेकिन भारत आने के बाद हर 6 महीना में उनको एफआरआर ऑफिस में जाके बताना पड़ेगा, फिर से अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा कि देखो हम यहीं पे हैं अभी। तो ये एक एडिशनल प्रॉब्लम था सर पीआईओ के साथ। क्लियर है? क्लियर है सर? तो दैट्स ऑल अबाउट पीआईओ। समझ में आया सभी को? जी हाँ, हाँ या ना बोलो भाई, समझ में आया? नेक्स्ट सर, ये जो प्रॉब्लम था ना, मतलब पीआईओ एफआरआर फिर से कुछ नहीं बोला मैंने। फॉर एग्जाम्पल ऋषि सुनक साहब भारत आते हैं, वो पीआईओ है ना सर, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। या फिर छोड़ दो, हटाओ कि मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम क्यों लूं, मैं लल्लू का नाम लेता हूं सर। लल्लू मान लेते हैं पीआईओ है, वो भारत आता है, वो भारत आता है और भारत में पिछले 6 महीने तक है, ठीक है। भारत में वो पिछले 6 महीने तक है सर, पीआईओ है वो, और भारत में पिछले 6 महीने तक है। जैसे उनका 6 महीना हो जाएगा ना, उसको एफआरआरओ ऑफिस जाके फिर से अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा सर। ये एफआरआरओ ऑफिस हर रीजनल में होता है, आपके घर के अगल बगल भी कहीं ना कहीं होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट में भी होगा, डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा तो आपका जो कैपिटल सिटी है स्टेट का, वहां पे होगा। एफआरआरओ ऑफिस हर जगह होता है सर, ठीक है। तो हर पीआईओ को जब वो भारत आता है, तो भारत आने के बाद हर 6 महीना में उसको एफआरआरओ ऑफिस में जाके फिर से रजिस्टर करवाना पड़ता है खुद को, ठीक है सर। तो ये एक एडिशनल हैकटेक हुआ करता था पीआईओज के ऊपर। इसीलिए क्या किया गया 2015 में, 2015 में पीआईओ को मर्ज कर दिया गया, पीआईओ को मर्ज कर दिया गया सर ओसीआईज के साथ, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया के साथ इसको मर्ज कर दिया गया ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओसीआई हम लोग अभी जस्ट देखने वाले हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है सर। क्यों पीआईओ को बंद कर दिया गया, पीआईओ जो है ना उसको समाप्त कर दिया गया, और जितने भी पीआईओ थे ना सबको बोल दिया गया कि आज से तुम ओसीआई हो ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओसीआई हम लोग देखेंगे। क्या आपको पीआईओ समझ में आया? सबको पीआईओ, किसी कोई ऐसा बंदा जिसको ये 6 महीने वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया? सर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, सुनना ध्यान से ना। व्हाट इज ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ओवर इसका इसका फुल फॉर्म है सर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये सिमिलर टू पीआईओ, सिमिलर टू पीआईओ सर। ये किसी न किसी बाहरी कंट्री का नागरिक है, भारत के नागरिक नहीं है, ठीक है। ये भारत आ सकते हैं कभी भी, सिमिलर टू पीआईओ, ठीक है। जो जो वो कर सकते हैं सब कुछ ये कर सकते हैं, ठीक है सर। ओसीआई, क्या ये भारत के नागरिक है? नो सर, नॉट इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अब कॉमन सेंस से बताओ, क्या इनके पास वोटिंग और इलेक्शंस के पावर होंगे? क्या ये वोटिंग्स और इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं? कॉमन सेंस सर, वोटिंग हमेशा याद रखिएगा, वोट और इलेक्शन, मत मत देने के लिए या फिर इलेक्शन में खड़ा होने के लिए, चुनाव में खड़ा होने के लिए आपको भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। क्या ये भारतीय नागरिक है? नहीं है सर, तो इनके पास कोई भी वोटिंग पावर नहीं होता है, होता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सर, क्या ये फॉरेनर जैसा इनके साथ ट्रीटमेंट हो सकता है क्या? नो, नो फॉरेनर ट्रीटमेंट। मतलब सर एक ओसीआई और मैं अगर दोनों जाएंगे ताजमहल देखने, तो दोनों के साथ दोनों से 100 ही रुपया लेगा, ठीक है। लेकिन कोई फॉरेनर बाहर से देखने आएगा तो उससे 4,000 रुपये लेगा। इनके साथ भी फॉरेनर जैसा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है सर। ये भी भारत में कभी कभी भी आ सकते हैं सर, इनको कोई भी वीजा वगैरह लेने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पास ओसीआई कार्ड होता है कि देखो, ये देखो मेरे पास ओसीआई कार्ड है, ठीक है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हूं मैं, इसीलिए मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है, मैं हमेशा आ सकता हूँ, ठीक है। तो इनके पास इनको कोई भी वीजा वगैरह लेने का जरूरत नहीं है सर भारत से ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीजा? वीजा का मतलब समझते हैं सर, जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वो कंट्री आपको पासपोर्ट देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं भारतीय हूँ, मैं थोड़ा वीजा के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत किसी को, सबको वीजा का मतलब पता है, वरना मैं इधर अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बताओ, सबको वीजा समझ में आता है? मैं सबसे सबसे पूछ रहा हूँ जी, बाकी दो लोग ऐसे ऐसे घबरा के नहीं बोलना है कि अरे सबको आता है, चलो ठीक है, आता है तो बड़ी बात। चलो, तो सर नहीं जानते हैं, सुनना ध्यान से सर। हमारा भारत है इंडिया,
आई मीन सॉरी, हमारा देश है इंडिया, हमारा देश है इंडिया, मुझे इंडिया छोड़ के जाना है, मुझे इंडिया छोड़ के जाना है। इंडिया छोड़ के मैं जब जाऊंगा तो इंडिया के पास कोई ना कोई इंफॉर्मेशन तो होगा कि मैं भारतीय हूं और मैं भारत छोड़ के जा रहा हूं अभी फॉरेन कंट्री। इसीलिए सर इंडिया मुझे पासपोर्ट देता है, पासपोर्ट देता है, पासपोर्ट, पासपोर्ट देता है कि जब मैं भारत छोड़ के जाऊं तो उस पासपोर्ट में उस चीज का मेंशन हो, डेटा का मेंशन हो कि मैं भारत छोड़ के जा रहा हूं। सबसे पहली बात समझ में आई। मतलब सर जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वो कंट्री आपको पासपोर्ट देता है। नेक्स्ट, जिस कंट्री आप जाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यूएसए जाना चाहता हूं, तो यूएसए जाने के लिए मुझे यूएसए से वीजा लेना पड़ेगा। वीजा जो है वो परमिशन के रूप में आप समझ सकते हैं कि जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं वो कंट्री आपको परमिशन दे रहा है कि हाँ भैया आप मेरे कंट्री में आ जाओ। ठीक है, तो यूएसए मुझे क्या देगा, वीजा देगा। ठीक है, यूएसए मुझे वीजा देगा और मेरा मेरा कंट्री मुझे पासपोर्ट देगा। मैं पासपोर्ट दिखाऊंगा अपना इंडिया, जब भी मैं बाहर निकलूंगा, इंडिया से बाहर जाऊंगा, तो मैं इंडिया के जो भी ऑफिशियल्स उनको दिखाऊंगा कि देखो मेरे पास पासपोर्ट है, मैं बाहर भारत छोड़ के बाहर जा रहा हूँ, तो मेरे पासपोर्ट में उस चीज का एंट्री होगा। फिर मैं यूएसए पहुंचूंगा, फिर यूएसए वाले चेक करेंगे, मेरा पासपोर्ट चेक करेंगे सबसे पहले कि मैं किस कंट्री से हूँ, तो पासपोर्ट होगा सर, तो वो लोग समझ जाएंगे इंडिया का है। नेक्स्ट मेरा वीजा चेक करेंगे कि यूएसए वाला मुझे वीजा दिया था कि नहीं दिया था, परमिशन दिया था कि नहीं दिया था। फिर अगर मेरा वीजा होगा मेरे पास तो मुझे यूएसए में फ्रीली घूमने दिया जा सकता है। तो ये वीजा का काम होता है। बेसिकली आपको इतना याद रखना है, वीजा वो कंट्री देता है जहां पे आपको जाना है और पासपोर्ट वो कंट्री देता है जहां से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो सर ओसीआईज को ना वीजा का कोई भी जरूरत नहीं होता है, उसको भारत से कभी भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम आए कि ना आए, वो लोग कभी भी आ सकते हैं और उनके साथ कोई भी फॉरेनर जैसा ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सर सब कुछ तो सिमिलर है, फिर डिफरेंस क्या है पीआईओ और ओसीआई में? याद है आपको, थोड़ी देर पहले मैं चर्चा कर रहा था कि सर पीआईओज को ना हर 6 महीने में, जैसे वो भारत आ जाते हैं, भारत वो आते हैं घूमने घूमने के लिए, तो हर 6 महीने में भारत में उनको एफआरआरओ ऑफिस जाना पड़ता है। हर 6 महीने में उनको एफआरआरओ ऑफिस जाना पड़ता है। ठीक है, फिर से अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए। परंतु सर ओसीआई को ना, ओसीआई भारत में आते हैं, 6 महीना रुके, 1 साल रुके, 5 साल रुके, कभी भी उनको एफआरआरओ ऑफिस जाने का जरूरत नहीं है। नो नीड टू गो टू एफआरआरओ ऑफिस इन एवरी 6 मंथ। समझ में आया क्या डिफरेंस है पीआईओ एंड ओसीआई कार्ड में? ये समझ में आया आप लोगों को? जी हाँ, समझ में आया ये चीज? अरे हाँ या ना बोलो भाई। क्या डिफरेंस है, क्या समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, एफआरआरओ ऑफिस अभी तक आप लोग क्या समझ रहे हैं, एफआरआरओ ऑफिस फॉरेन में होता है कि इंडिया में होता है? कोई ऐसा बंदा जो बाद में मुझसे पूछेगा कि सर एफआरआरओ ऑफिस फॉरेन में होता है? हाँ देखो मैंने बोला ना, मैंने बोला ना फॉरेन में होगा। देखो मैंने बोला ना अभी, ये है ध्यान का कमी, ये है ध्यान का कमी, ये होता है ध्यान का कमी। सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता है, सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता है। कंसंट्रेशन पूरा पूरा मतलब रामायण ही उल्टा हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? पूरा रामायण ही उल्टा हो जाएगा। सर एफआरआरओ ऑफिस इंडिया में है, ओसीआईज इंडिया आ रहे हैं, पीआईओ इंडिया आ रहे हैं, इंडिया में 6 महीना रह रहे हैं और इंडिया में 6 महीना रहने के बाद उनको एफआरआरओ ऑफिस जाना जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं, कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ता हूँ सर। तो दिस इज दी मतलब माइनर डिफरेंस बिटवीन ओसीआई एंड पीआईओ। तो ये तो था बच्चा वाला एक्सप्लेनेशन। मैंने बोला था कि मैं पहले सिंपलीफाई करूंगा, ठीक है, फिर मैं डीप जाके एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है सर, तो ये सब चीज आपको समझ में आ गई होंगी अभी तक। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं आगे, सुनना ध्यान से। सर ये सब कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ये सब कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कैसे क्रिएट हुआ सब कॉन्सेप्ट? मतलब ओसीआई का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, पीआईओ कब आया, क्यों मर्ज किया गया, कब मर्ज किया गया, क्या बैकग्राउंड था, क्या कोई कमेटी बनाया गया था क्या? जी हाँ बनाया गया था। अगर आप देखें तो सितंबर 2000 सितंबर 2000 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक कमेटी बनाया,
और इस कमेटी के अध्यक्ष थे एल एम सिंघवी। एल एम सिंघवी साहब इस कमेटी के अध्यक्ष थे, एल एम सिंघवी साहब। ठीक है, एल एम सिंघवी साहब। और इस कमेटी को इसलिए गठन किया गया कि ये डिसाइड कर सके कि सर जो लोग, जो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं, इंडियन डायस्पोरा का मतलब क्या, कि जो भारतीय मूल से कनेक्शन रखते हैं और जो भारत के बाहर रहते हैं, उनके साथ भारत का रिलेशन कैसे बनाया जाए, उनके साथ कैसे रिलेशन को और मजबूत किया जाए, क्या क्या चीजें उन्हें प्रोवाइड किया जाना चाहिए जो कि भारत से दूर रह रहे हैं सर, भारत के बाहर रह रहे हैं। वो कभी ना, वो भले फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं सर, फॉरेन कंट्रीज का सिटीजनशिप एक्वायर कर लिए, लेकिन फिर भी उनका भारत से कैसे एक रिश्ता जोड़ के रखा जाए, उसके लिए एक कमेटी बनाया गया, एल एम सिंघवी कमेटी। और इनको ये दायित्व दिया गया, उनका ये गोल था to have a comprehensive study of the global Indian diaspora and to recommend measures for a constructive relationship between them। सर एक कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप उन लोगों के साथ कैसे बनाया जाए, इस चीज का अध्ययन करने के लिए एक कमेटी बनाया गया और उस कमेटी का चेयरमैन है एल एम सिंघवी। एल एम सिंघवी साहब को उस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट, इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया 2002 में। ठीक है, इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया जनवरी 2002 में। ठीक है, जनवरी 2002 में इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया और इस कमेटी ने यह बोला कि सर जो पार्लियामेंट 1955 में जो सिटीजनशिप एक्ट लाया है ना, उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है। क्या बदलाव करने की जरूरत है? एल एम सिंघवी कमेटी ने यह बोला कि सर वो लोग जो इंडियन डायस्पोरा के हैं और भारत से बाहर रह रहे हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं और भारतीय मूल के जो लोग हैं जो भारत से बाहर रह रहे हैं सर, उनको डुअल सिटीजनशिप मिलना चाहिए, उनको दोहरी नागरिकता मिलना चाहिए, ऐसा एल एम सिंघवी कमेटी ने बोला। एल एम सिंघवी कमेटी ने बोला, उन्होंने रिकमेंड किया कि वैसे लोग जो कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और इंडिया से बाहर रह रहे हैं सर, उनको डुअल सिटीजनशिप मिलना चाहिए और कुछ कुछ कंट्रीज में ही मिलना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो लोग फॉर एग्जाम्पल लेट इट बी, जो लोग यूएसए में रह रहे हैं, फ्रांस में रह रहे हैं सर, सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं, ये लिखना नहीं है, लिख मत लेना, लेट इट बी बोला मैंने सर, यूएई में रह रहे हैं और वहां पे वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो लोगों को डुअल सिटीजनशिप मिलना चाहिए, ऐसा एल एम सिंघवी साहब ने कहा, एल एम सिंघवी कमेटी ने कहा। ठीक है, 2002 में ये रिपोर्ट आया था सर। नेक्स्ट, अब रिपोर्ट आ गया, अब गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन लेगा। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया सर? गवर्नमेंट ने इस और भी रिकमेंडेशन था इसमें, सिर्फ ये तो मतलब सो एक क्रिस्प आपको देने के लिए था, और भी बहुत सारी रिकमेंडेशन थी। उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट किया। क्या अमेंडमेंट किया सर? जो सिटीजनशिप एक्ट बनाया था 1955 में पार्लियामेंट ने, उसको अमेंड किया गया 2003 में। 2003 में उसको अमेंड किया गया और ओसीआईज का कॉन्सेप्ट आया। ओसीआई का कॉन्सेप्ट आया, अभी तक ये लागू नहीं हुआ है। आना मतलब एक थियोरेटिकल अप्रोच आया सर। ठीक है, ओसीआई आया। ठीक है, ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट आया और बोला गया कि 16 कंट्रीज में जो पीआईओ हैं, 16 कंट्रीज में जो पीआईओज हैं, ठीक है, उनको अब ओसीआई, वो लोग ओसीआई अब ले बन सकते हैं। क्या मतलब सर? सुनना ध्यान से। 2003 में जो अमेंडमेंट किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, पार्लियामेंट ने ये बोला कि सर 16 कंट्रीज को मैं नोटिफाई कर रहा हूं। पार्लियामेंट ने ये बोला कि 16 कंट्रीज को हम लोग नोटिफाई कर रहे हैं और उन 16 कंट्रीज में जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रह रहे हैं, भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं, वो लोग अब ओसीआई का स्टेटस ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, ये बोला गया आपका 2003 के अमेंडमेंट में। ठीक है, लेकिन इन 16 कंट्रीज में से 2 कंट्री के लोग कभी नहीं ले सकते हैं। कौन कौन? पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। इन 2 देश को छोड़ के, एक्सेप्ट दीज टू कंट्रीज एंड ओनली 16 कंट्रीज में ये ग्रांट दिया गया कि जितने भी पीआईओज उन कंट्रीज में से हैं, वो लोग ओसीआई का स्टेटस ले सकते हैं। नेक्स्ट, ये तो था सर बहुत छोटा अप्रोच था।
ठीक है सर, इसी अप्रोच को बहुत ही ज्यादा वाइडेंट किया गया और सिटीजनशिप एक्ट को फिर से अमेंड किया गया, फिर से इसको संशोधन किया गया 2005 में, फिर से इसको 2005 में अमेंड किया गया और फिर से इसको संशोधन करके इसका डेफिनेशन को बढ़ाया। अब यह बोला गया पार्लियामेंट के द्वारा कि जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज हैं और पूरे वर्ल्ड में जितने भी हमारे पीआईओज हैं, जितने भी पूरे वर्ल्ड में पीआईओज हैं, जितने भी पूरे विश्व में भारतीय मूल के लोग हैं, वो सब कोई अब ओसीआई स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो सब कोई ओसीआई बन सकते हैं, परंतु दो कंट्री के पीआईओज नहीं बन सकते। कौन कौन? पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। क्या ये बात समझ में आया आप लोग को? जी हाँ, क्या ये बात समझ में आया? सबसे पहला चीज सर, ओसीआई ये सब का जो कॉन्सेप्ट आया, ये कौन सा कमेटी के द्वारा आया? सर, एलएम सिंघवी कमेटी। एलएम सिंघवी कमेटी को ये दारोमदार दिया गया था। ठीक है, एलएम सिंघवी कमेटी का रिपोर्ट आया। एलएम सिंघवी कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद 2003 में संविधान को संशोधन किया गया और ये कहा गया कि 16 कंट्रीज को ये इम्पावर किया जा रहा है। 16 कंट्रीज में जो पीआईओज हैं उनको इम्पावर किया जा रहा है कि वो लोग दे कैन एक्वायर द ओसीआई स्टेटस, ठीक है, एक्सेप्ट द बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट फिर 2005 में सर अमेंड किया गया और बोला गया कि ओसीआई ग्रांट अवेलेबल फॉर ऑल पीआईओज फॉर ऑल कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज हैं सबको लिए, परंतु एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। समझ में आया? क्लियर है सर? एक और चीज आपको याद रखना है, ओसीआई क्या एक डुअल सिटीजनशिप देने का माध्यम है? नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं है। ओसीआई इज नॉट अ मैकेनिज्म टू गिव और टू इंश्योर अबाउट ड्यूअल सिटीजनशिप, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? जी हाँ, हेलो, वेरी गुड, नाइस। चलो सर, अब एक और चीज आता है, एग्जाम में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछता है कि सर पीआईओ इस स्कीम या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये स्कीम भारत में कब आया था, किस साल आया था? और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ओसीआई स्कीम कब आया था। तो सुनना ध्यान से, आप लोग बोलोगे कि ओसीआई सर 2003 में ही आ गया था। मैं मानता हूं 2003 में ही 16 कंट्रीज के लिए आया था, लेकिन क्या हर कंट्रीज के लिए आया था? नहीं आया था सर। तो जब आपका कॉन्सेप्ट बड़ा होता है ना, जब आपका सर्कल बड़ा होता है, उस वक्त को हम लोग चूज करते हैं। ओसीआई जो था सर, वो 2005 में फाइनली पूरे कंट्री में, पूरे विश्व में इसको लागू किया गया था। ठीक है, तो सर ओसीआई जो है, ये स्कीम जो है वो लागू फाइनली कब किया गया था? याद रखिएगा, दिसंबर 2 2005 को। दिसंबर 2 याद नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट 2005 याद रखें कि ओसीआई का स्कीम सर स्टार्ट कब से हुआ था? 2005 से स्टार्ट हुआ था, 2 दिसंबर 2005 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, पीआईओ कब स्टार्ट हुआ था? सर इससे पहले स्टार्ट हो गया था पीआईओ, 19 अगस्त 2002 से स्टार्ट हो गया था, 19 अगस्त 2002 से स्टार्ट हो गया था। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है सभी को? जल्दी से हाँ या ना? चलो बढ़ते हैं आगे, सुनना ध्यान से। सुनिएगा ध्यान से। नेक्स्ट सर, हाल फिलहाल में फिर से एक अमेंडमेंट किया गया हमारे संविधान में, हमारा जो नागरिकता कानून था, फिर से उसमें एक संशोधन किया गया। जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, इसको फिर से अमेंड किया गया 2015 में, और ये बोला गया कि जो भी पीआईओ हैं ये अब खत्म हो रहा है, इसको एंड कर दिया जाए। पीआईओ जो है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इसको खत्म कर दिया जाए, और जितने भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है आज से उनको सबको ओसीआई बोला जाएगा, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कहा जाएगा। ये 2015 में ये संशोधन लाया गया और फाइनली ये मर्ज कर दिया गया, पीआईओ को मर्ज कर दिया गया सर ओसीआई के साथ। ठीक है,
पीआईओ अब आपको अगर आप अब कोई जाएगा ना पीआईओ का कार्ड बनवाने तो उसको नहीं बोलेगा, वो बोलेगा नहीं पीआईओ का कार्ड नहीं बनता है, आपको ओसीआई का ही कार्ड बनाना है। पीआईओ जो है वो खत्म हो चुका है सर 2015 में ही। सर 2015 में जो पीआईओ खत्म हो गया, जो कार्ड था पीआईओ का, जो वैलिडिटी था उस कार्ड का, वो कार्ड खत्म हो गया। तो वो लोग का क्या, जो कि पीआईओ कार्ड लिए बैठे हुए थे, जिस दिन जिस दिन दिन भी याद रखो, हमारे भारत में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? हाँ जी, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी 2015, आई मीन 9 जनवरी को, ठीक है। तो 9 जनवरी को ये चीज हुआ। 9 जनवरी 2015 को ये डिसाइड किया गया कि पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो स्कीम है, जो कार्ड है, उसको बंद कर दिया जाएगा और अब से पीआईओ को मर्ज कर दिया जाएगा ओसीआई के साथ। ठीक है, पीआईओ को मर्ज कर दिया जाएगा ओसीआई के साथ। पीआईओ अब बंद हो गया, अब सिर्फ और सिर्फ ओसीआई ही रहेगा। क्यों, ऐसा क्यों किया गया? सबसे पहला तो सर पीआईओ और ओसीआई दोनों साथ साथ चल रहा था तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। अभी आप ही बताओ, थोड़ा देर पहले आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो रहा था कि अरे यार पीआईओ जब है ही तो ओसीआई लाने का क्या जरूरत है, जब ओसीआई है ही तो पीआईओ लाने का क्या जरूरत है? एक आप लोग को भी बैक ऑफ द माइंड चल ही रहा होगा कि यार ये पैरेलली क्यों चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करके रखा है? तो एक रीजन ये था। दूसरा रीजन ये था, हाँ तुम ही बोल लो। दूसरा रीजन ये था कि सर हर 6 महीने में पीआईओ वालों, मतलब हर 6 महीने में उन लोग, वो लोग जो कि जिनके पास पीआईओ कार्ड है और वो भारत में पिछले 6 महीने से है, उनको हर 6 महीने में भारत के किसी न किसी एफआरआरओ, नियरेस्ट एफआरआरओ ऑफिस में जाके अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता था। ठीक है, तो ये एक एडिशनल हेडेक हुआ करता था वो लोग के ऊपर। तो उसको भी एंड कर दिया, उसको भी खत्म करने के लिए पीआईओ को मर्ज कर दिया गया सर ओसीआई के साथ। क्लियर है? मतलब आज के टाइम में अगर कोई जाएगा पीआईओ का कार्ड बनवाने तो उसको उसका बनेगा क्या कार्ड? जल्दी बताना, उसका कार्ड बनेगा क्या? नहीं सर नहीं बनेगा। ठीक है, चलो गुड, नाइस। ठीक है सर, तो ये पूरा डिस्कशन था सर ओसीआई, पीआईओ और एनआरआई। अभी खत्म नहीं हुआ है, पर यहां तक क्या आप लोग को समझ में आया? इज इट ओके? चलो, अब ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैं सिंपली समझाऊंगा और ज़्यादा टाइम भी इसमें नहीं लूंगा अब। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा समझाना है मुझे। कोशिश करना कि आप लोग समझो। लिखने का आपको बुक में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, मैं आपको सोर्स बता दूंगा। आप लोग बुक से भी, हर चीज़ बुक में है। ठीक है, कोई मैं भगवान नहीं हूँ कि मैं किधर इधर उधर से लेके आऊँ। जो भी चीज़ है हर चीज़ बुक में है। ठीक है, तो जो भी मैं अब बताने जा वाला हूँ वो अब वो अब थोड़ा फास्ट होने वाला है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना, लिखना विखना बाद में, लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, बुक में ऑलरेडी हर चीज़ है। ठीक है, चलो सुनना ध्यान से। तो सर अब हम लोग को इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया कि एनआरआई। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। एनआरआई, ओसीआई, पीआईओ, इन तीनों में से भारतीय नागरिक कौन कौन है? इंडियन सिटीजन कौन है? इन तीनों में से इंडियन सिटीजन कौन है? ठीक है सर, समझ में आया? नाइस। नेक्स्ट सर, ओसीआई जो है, ये ये स्कीम किस साल को लागू हुआ था? कौन से ईयर या फिर कौन सा डेट? डेट बताओ, डेट के साथ याद करो। डेट भी बता दें आप लोग। 9 जनवरी। 9 जनवरी में कैसे यार, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अभी थोड़ा देर पहले ही बताया मैंने। 9 जनवरी 2015 को मर्ज किया गया था ओसीआई और पीआईओ को। मैंने पूछा, सुनना ध्यान से, इधर आइए। सुनिएगा ध्यान से। सर पीआईओ स्कीम कब स्टार्ट किया गया?
अगस्त 2002 19 अगस्त 2002। ओसीआई स्कीम स्टार्ट कब किया गया? दिसंबर 2005। सर पीआईओ को मर्ज कब कर दिया गया ओसीआई में? 9 जनवरी 2015। क्लियर है? अब क्लियर है? क्लियर है अब? चलो, तो ये था। नेक्स्ट सर, अब एक बात मुझे समझाइए, किसको किसको क्या क्या प्रावधान है ओसीआई के बारे में, थोड़ा वो और समझा दीजिए। तो चलो मैं समझाता हूँ कि ओसीआई जो है सर वो कैसे करके ओसीआई कार्ड कैसे कोई बनवा सकता है, कौन कौन इंसान बनवा सकता है, क्या क्या उसमें झोल झपाटा है, सब कुछ देखना है हमें। ठीक है, तो सुनना ध्यान से। कैसे रजिस्ट्रेशन होता है सर ओसीआई के लिए, तो सुनना ध्यान से। सबसे पहले उनके बारे में बताना चाहता हूँ, ऐसा इंसान जो कि एडल्ट है और मेंटली स्टेबल है, ठीक है, वो इंसान को कैसे ओसीआई का रजिस्ट्रेशन कर सकता है, तो सुनना ध्यान से। सबसे पहले तो उस बंदे को एक फॉरेनर होना पड़ेगा। किसी को अगर ओसीआई का कार्ड चाहिए तो सबसे पहले तो उसको फॉरेनर, कोई लिखने मत बैठना, पहले सुन लो यार, लिखना उखना कुछ नहीं, ये सब हर चीज़ आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, लिखने मत बैठना, स्क्रीनशॉट मत लेने बैठना, लेना है स्क्रीनशॉट तो लेना, पर लिखने तो बिल्कुल मत बैठना, क्योंकि मैं अभी सुपर फास्ट स्पीड में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, सुनना ध्यान से। सर रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ये एग्जाम के रिस्पेक्ट में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, परंतु ये नहीं है कि आप पूरा लिखने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, सुनो ध्यान से। सर ओसीआई का कार्ड मिलने के लिए कैसा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कौन रजिस्ट्रेशन, क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, सुनना ध्यान से। कौन कौन ले सकता है ओसीआई, सुनना ध्यान से। एनी पर्सन ऑफ फुल एज मतलब सर आप एडल्ट हो गए हो, और एंड कैपेसिटी मतलब आप स्टेबल हो। ठीक है, उस कोई भी बंदा जो कि एडल्ट है सर, उसको सबसे पहले तो एक फॉरेनर होना पड़ेगा, सबसे पहले फॉरेनर होना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी कंट्री का उसको सिटीजनशिप उसके पास होना पड़ेगा। ठीक है, वो फॉरेन सिटीजन होना पड़ेगा उसको। ठीक है, बट वंस वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ईदर एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट और आफ्टर इट। फॉर एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि कोई भी एडल्ट, अच्छा एलियन कंट्री का मतलब क्या होता है, चलो बहुत पढ़ लिए हो आप लोग, एलियन का मतलब क्या होता है बताना जरा। एलियन का मतलब होता है शत्रु देश। हाँ जी, बाकी लोग। सर एलियन का मतलब सिंपल होता है फॉरेनर, फॉरेन देश के निवासी। एनिमी एलियंस का मतलब होता है वैसा वैसा देश, वैसे देश के नागरिक जिस देश के साथ भारत अभी फिलहाल युद्ध में है, एनिमी एलियंस कहते हैं उनको। कहाँ जा रहे हैं सर आप लोग, इधर उधर टकरा रहे कॉन्सेप्ट्स के साथ, ऐसे नहीं कीजिए। ठीक है, सुनिए ध्यान से। सर कोई भी बंदा जिसको चाहिए ओसीआई का स्टेटस, सबसे पहले तो उसको फॉरेन सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक नहीं होना चाहिए, परंतु उसके पास वो कभी ना कभी भारत का नागरिक रहा हो। हमारा जब संविधान लागू हो रहा है उस वक्त या फिर उस वक्त के बाद, तभी उसको नागरिकता, तभी उसको ओसीआई का स्टेटस मिलेगा। ये एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन कि वो बंदा, कोई बंदा जो कि फॉरेन सिटीजन है एंड सर वाज एलिजिबल टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है, सुनना ध्यान से। एक बंदा जो कि फॉरेन सिटीजन है, ठीक है, लेकिन सर वो एलिजिबल था भारत का नागरिकता ग्रहण करने के लिए जब भारत का संविधान लागू हुआ, वो बंदा भी ओसीआई का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, उसके पास भी ओसीआई कार्ड बन सकता है, उसका भी ओसीआई कार्ड बन सकता है। नेक्स्ट सर वैसा फॉरेन सिटीजन जो कि बिलोंग करता है सर वैसे टेरिटरी से जो टेरिटरी भारत का हिस्सा बन गया 15 अगस्त 1947 के बाद। ठीक है, इसका मतलब क्या कि वैसा फॉरेन सिटीजन जो भारत में रहता था और भारत का पार्टीशन के बाद वो हिस्सा भारत में ही सम्मिलित हो गया, वैसा फॉरेन सिटीजन भी आपको ओसीआई कार्ड उसका भी बन सकता है। एंड एट लास्ट वैसा फॉरेन सिटीजन जिसके फादर या फिर ग्रैंड पेरेंट्स भारत के नागरिक रह चुके हैं, उनका भी ओसीआई कार्ड बनेगा। मतलब
मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ यही बोला था, यही बताया था, लेकिन सर और भी अदर क्लॉजेज हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है सभी को? उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप देख के बिल्कुल रटे जा रहे हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं कि रटना पड़े आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सुनना ध्यान से। सुनना ध्यान से सर, लेट इट बी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट इट बी कि मैं कनाडा का हूँ, ठीक है, मेरे पास कैनेडियन सिटीजनशिप है, लेकिन मेरे फादर, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भारत से बिलोंग करते थे। तो क्या मैं ओसीआई हूँ? बताना जरा, क्या मुझे ओसीआई मिल सकता है? सबको ही आंसर देना यार, बैठे रहते हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता आप लोग। सही गलत होगा तो डांट देंगे, बस हो गया। मेरे पास कनाडा का सिटीजनशिप है, लेकिन मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स दोनों सर भारतीय थे, भारत के नागरिक थे। तो क्या मुझे ओसीआई मिल सकता है? जी मिल सकता है। मैंने ओसीआई के लिए अप्लाई कर दिया और मुझे ओसीआई मिल गया, ठीक है। और मेरे दो प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। एक का एज है सर 5 साल और एक का एज है 2 साल, ठीक है। 3 साल का गैप इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो एक का एज है 5 साल और एक का एज है 2 साल, ठीक है। तो सर क्या जो बच्चे हैं वो माइनर है, उन माइनर बच्चों को भी ओसीआई का कार्ड मिलेगा क्या? उन माइनर्स को भी ओसीआई का कार्ड मिलेगा क्या, उसके पापा के बेसिस में, उसके पापा के रिस्पेक्ट में? जी हाँ, मिलेगा। समझ में आया? तो ये क्लॉज वही कहना चाहता है कि जो माइनर बच्चे हैं, माइनर चिल्ड्रंस ऑफ पर्सन मेंशन्ड इन सब क्लॉज ए, दैट मीन्स व्हाट, कि अभी जो हमने कंडीशन देखा ना, जो भी बंदा ओसीआई का कार्ड ग्रहण, बस इतना समझो, जिस बंदे के पास ओसीआई कार्ड है और अगर उसका माइनर बच्चा भी है, उनके माइनर बच्चे को भी सर ओसीआई कार्ड मिल जाएगा। समझ में आया? ठीक है सर। और ये भी सिमिलर वैसे कुछ कहना चाहता है। नेक्स्ट, सुनना ध्यान से। लेट इट बी कि मेरा फ्रेंड, मैं नहीं, मेरा फ्रेंड लेट इट बी कि कनाडा शिफ्ट हो गया परमानेंटली, ठीक है, और वो कनाडा का सिटीजनशिप ग्रहण कर लिया, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है सर, उसके फादर मदर दोनों जो थे वो भारत से बिलोंग करते थे। तो मेरा फ्रेंड के पास ओसीआई कार्ड है, ठीक है, वो सिटीजन कैनेडियन सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर लिया है और उसके पास ओसीआई का कार्ड भी है, ठीक है। लेकिन उसको प्यार हो जाता है एक कैनेडियन लड़की के साथ, जो कि एक फॉरेन कंट्री का है, और वो लड़की को भारत से दूर दूर से कोई नाता नहीं है, वो फॉरेनर ही है। अब एक बात बताइए, मेरे दोस्त के पास ओसीआई कार्ड है, तो उसके स्पाउस या फिर उसके वाइफ के पास भी ओसीआई कार्ड, उसका वाइफ का भी ओसीआई कार्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? उसका वाइफ का भी ओसीआई कार्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? जी हाँ, बनेगा, बनेगा। लेकिन उसके स्पाउस को ओसीआई कार्ड के एप्लीकेशन से पहले 2 साल वेट करना पड़ेगा, 2 साल एटलीस्ट दोनों को साथ रहना पड़ेगा, उसके बाद वो लोग अप्लाई कर सकते हैं ओसीआई कार्ड के लिए। समझ में आया? ठीक है, मतलब वैसा बंदा जो कि किसी फॉरेनर से शादी करता है, फॉरेन सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर लिया है और फॉरेनर से ही शादी कर रहा है, और वो बंदा भारत का ओसीआई कार्ड बनवा रहा है, तो अपना वाइफ के लिए भी ओसीआई कार्ड बनवा सकता है, लेकिन 2 साल का कंडीशन है सर। और ये सेम हो सकता है सर फीमेल के साथ भी, मतलब वाइसा वर्सा भी अवेलेबल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सर ओसीआई जो हैं वो भारत में क्या क्या उनके पास अधिकार नहीं है, सुनना ध्यान से। जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है ना, उनके पास नो राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16, मतलब कभी आपने सुना होगा, तो आर्टिकल 16 जो है वो भारत में इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है सर, कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जो भी गवर्नमेंट जॉब निकलेगा, ठीक है, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप उसमें जाके अपना फॉर्म भरें और नौकरी ले। सर ओसीआईज के पास ये ऑप्शन नहीं रहता है, उनके पास ये अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट, सर ओसीआई जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते सर, वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकते, हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकते सर, वो वोट नहीं कर सकते सर, वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं ले सकते सर, वो एमपी नहीं बन सकते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते, एमएलए नहीं बन सकते, एमएलसी नहीं बन सकते, ठीक है। नेक्स्ट, सर वो किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशंस में नहीं बैठ सकते, नहीं उसका एग्जाम दे सकते, उसका जॉब नहीं ले सकते। नेक्स्ट, सर कुछ कुछ जॉब जो होता है ना, गवर्नमेंट अगर नोटिफाई करे तब जाके ही वो उस जॉब के बेसिस में
भारत में नौकरी ले सकते हैं, अन्यथा उनको कोई भी गवर्नमेंट जॉब करने का अलाउड नहीं है। क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया सर? क्या क्या अधिकार नहीं है? चलो नेक्स्ट सर, ओसीआई कार्ड जो है क्या इसको खत्म किया जा सकता है? क्या कोई बंदा, फॉर एग्जांपल मेरे पास ओसीआई कार्ड है, मैं इसको स्वेच्छा से वापस करना चाहूँ, मैं इसको स्वेच्छा से बोलूँ कि मेरे से लेके चला जाओ, तो ऐसा ऐसा कोई प्रावधान है क्या? जी हाँ, रिनंसिएशन का प्रोसेस है सर, कि मैं स्वेच्छा से इसको बोलूँ कि नहीं मुझे अब नहीं चाहिए, ठीक है। तो कोई भी बंदा जो कि ऐसा बोलता है कि सर मुझे नहीं चाहिए, तो वो वॉलंटरली रिनाउंस कर सकता है ओसीआई कार्ड को, ठीक है। नेक्स्ट सर, फॉर एग्जाम्पल मेरा दोस्त, याद है मेरा दोस्त अभी कनाडा गया था, ओसीआई कार्ड है उसके पास, उसकी कैनेडियन बीबी है, उसकी कैनेडियन बीबी को भी सर ओसीआई कार्ड मिल गया। याद आ रहा है आप लोग को? अभी जस्ट बताया था सर, 2 साल वेट करने बोले थे, उसके बाद अप्लाई करने बोले थे। अरे हाँ या ना बोलो, जस्ट अभी बताए थे। याद आ रहा है? मेरा दोस्त जाके शादी कर लिया सर कनाडा से, मतलब क्या बताऊं, कैनेडियन से 2 साल वेट किया, ठीक है, 2 साल वेट किया, ओसीआई कार्ड तो मिल गया, लेकिन साथ साथ एक बेबी भी हो गया वो लोग का, ठीक है, और उस बेबी को भी ओसीआई कार्ड मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब मेरा दोस्त क्या हुआ, वो बोला कि नहीं अब मुझे ओसीआई कार्ड नहीं चाहिए, उसने ओसीआई कार्ड को स्वेच्छा से मना कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला कि ठीक है मैं रिनाउंस करता हूँ ओसीआई कार्ड को। नाउ माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, कि उसकी जो वाइफ है और जो माइनर बच्चा है, क्या उन लोगों का ओसीआई कार्ड रहेगा कि समाप्त हो जाएगा? उन लोगों का ओसीआई कार्ड रहेगा कि समाप्त हो जाएगा? याद रखिएगा सर। हाँ जी, बाकी लोग याद रखिएगा सर, उसकी वाइफ का और बच्चे का, जो भी माइनर बच्चे हैं, सबका ओसीआई कार्ड समाप्त हो जाएगा। सर उनको ओसीआई कार्ड क्यों मिला था? अच्छा एक बात बताना, वो जो वाइफ थी उसको ओसीआई कार्ड क्यों मिला था? इसलिए मिला था क्योंकि वो एक ओसीआई कार्ड होल्डर के साथ विवाह कर रही थी, इसीलिए। अब वो ओसीआई कार्ड होल्डर ही रिनाउंस कर दिया अपने कार्ड को, तो उसको क्यों मिले? नहीं, उसका भी कार्ड को खत्म। सर उसका बच्चा ऐसा कौन सा काम कर दिया था कि उसको ओसीआई कार्ड मिल गया? सर उसका पापा, मेरा दोस्त के पास ओसीआई था, ठीक है, उसके मेरे दोस्त के पास ओसीआई कार्ड था, इसीलिए उसके बच्चे को मिला था, माइनर बच्चे को मिला था। अब उसका बाप ही ओसीआई कार्ड को मना कर दिया, तो माइनर भी तो मना कर देगा, माइनर का भी तो छीना जाएगा। तो याद रखिएगा, कोई भी बंदा जो कि रिनाउंस कर देता है ओसीआई कार्ड को, तो उसका स्पाउस जो कि फॉरेन ओरिजिन का है, याद रखिएगा, फॉरेन ओरिजिन, मैंने बताया वो फॉरेन, वो जो लड़की से शादी किया था वो कैनेडियन ओरिजिन की है, ठीक है। तो उसका जो स्पाउस है सर, जो कि फॉरेन ओरिजिन की है, उसका कार्ड तो छीना ही जाएगा, साथ साथ उसके जो माइनर हैं उनका भी कार्ड छीन लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सर, क्या जो गवर्नमेंट के पास क्या कोई ऐसा पॉलिसी है कि वो लोग कार्ड को कैंसिल ही कर दे? जी हाँ, है, पॉलिसी है। जैसे याद है आप लोगों को डेप्रीविएशन याद है? एक तरीका हुआ करता था जिससे सिटीजनशिप छीन लिया जा सकता है। याद आ रहा है किसी को? याद आ रहा है? जी हाँ, याद आ रहा है। चलो, तो सर कैंसिलेशन का भी प्रावधान है और सिमिलर है डेप्रीविएशन का, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, पढ़ना हो तो पढ़ना, नहीं तो छोड़ देना। अब सुनना, एक एक चैप्टर है आपका नागरिकता बोल के, आपके लक्ष्मीकांत में। अब आप उसका पूरा चैप्टर को पढ़ सकते हो, और अगर कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो फिर से अपने आप से पूछना कि मैं क्लास में ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो, तो जितना लक्ष्मीकांत में था उतना पढ़ा दिया। अब लक्ष्मीकांत के अलावा एक टॉपिक है, जिसको क्लास छोड़ के जाना है वो जा सकता है, मैं क्लास कंप्लीट करके ही हटूंगा यहाँ से, ठीक है। अब इसके अलावा एक 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 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था 2019 में, वो था CAA 2019। सर शाहीन बाग, याद आ रहा है मुझे शाहीन बाग। तो भाई साहब ये लोग क्यों लड़ाई कर रहे थे इतना? क्या क्या जरूरत क्या था लड़ाई करने का? तो कुछ नहीं था, सुनना ध्यान से। CAA 2019 लाने का क्या जरूरत पड़ा, इसके बैकग्राउंड को पहले समझते हैं, ठीक है। तो इसका क्या बैकग्राउंड था? मैं सोच रहा हूँ एक पेन टेप ले लूं, सुनना ध्यान से, इसका बैकग्राउंड, ठीक है, इसका बैकग्राउंड।
सर हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली शायद नाम था उनका, हुआ करते थे। ठीक है, लियाकत अली हुआ करते थे 1950 के लमसम। तो इन्होंने अगस्त 1950 में एक एग्रीमेंट साइन किया। इन्होंने अगस्त 1950 में एक एग्रीमेंट साइन किया और उस एग्रीमेंट को कहते हैं नेहरू लियाकत एग्रीमेंट। नेहरू लियाकत एग्रीमेंट बोल के एक एग्रीमेंट साइन किया अगस्त 1950 में। ठीक है, 8 नॉट अगस्त, अप्रैल में किया था, 8 अप्रैल 1950। 8 अप्रैल 1950 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था नेहरू और लियाकत जी के बीच में। ठीक है, ये एग्रीमेंट कहता क्या था? ये एग्रीमेंट ये कहता था कि देखो भैया, ब्रिटिशर्स आए, भारत को पार्टीशन करवा दिया, अब भारत में भी कुछ कुछ रिलीजियस माइनॉरिटी हो गए और भी अलग अलग तरीके कल्चरल माइनॉरिटीज और भी जो अल्पसंख्यक लोग भारत में रह गए, उनके बारे में कौन सोचेगा? सर वैसे लोग जो कि अल्पसंख्यक बन गए पाकिस्तान में, उनके बारे में कौन सोचेगा? तो नेहरू जी लियाकत अली ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया, एग्रीमेंट किया कि देखो, नेहरू जी ने लियाकत जी को बोला कि देखो लियाकत, तुम्हारे देश में जो माइनॉरिटीज हैं तुम उनका ख्याल रखना और मेरे देश में जो माइनॉरिटीज हैं मैं उनका ख्याल रखूंगा। चलो, अब आप लोग से बहुत बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ 1 करोड़ के लिए। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज कंट्रीज में कौन कौन आ सकता है? कौन कौन से धर्म के लोग आ सकते हैं? माइनॉरिटीज कम्युनिटी में कौन कौन आ सकते हैं? कौन कौन अल्पसंख्यक हो सकते हैं? सर हिंदू होंगे, सबसे पहला चीज हिंदू। सिख होंगे, बिल्कुल सिख होंगे। सब बुद्धिस्ट होंगे, ठीक है, एक्सेप्ट मुस्लिम। ठीक है, तो ये लोग माइनॉरिटीज में। चलो नेक्स्ट, जैन होंगे, गुड गुड। चलो नेक्स्ट, अब इंडिया में बताएंगे आप लोग, इंडिया में बताएंगे कि इंडिया में कौन कौन माइनॉरिटीज हो सकते हैं। इंडिया में कौन कौन माइनॉरिटीज है सर? इंडिया में कौन कौन से माइनॉरिटीज हो सकते हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज? सर मुस्लिम, ठीक है, सर जैन, बुद्धिस्ट, ठीक है, नहीं मुस्लिम माइनॉरिटीज नहीं है, बिल्कुल है सर। तो भारत में सर ये लोग माइनॉरिटीज है, ठीक है। सुनना ध्यान से सुनिएगा। हमें ये सब पॉलिटिकल लफड़े में नहीं पढ़ना है कि बहुत ज़्यादा है बहुत कम है, ठीक है। ऑन पेपर जो है आप उसको पढ़ो, जीवन का आनंद लीजिए, वरना जो वो पॉलिटिकल मामले में पढ़ा रहा है ना, फिर वही हो जाएगा। माइनॉरिटीज है तो है, बात खत्म। अब सुनना ध्यान से, भारत में जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, क्या उसके लिए, क्या उन लोगों के लिए भारतीय गवर्नमेंट कोई काम करती है? क्या उन लोगों को अच्छे से रखने के लिए कोई काम करती है? जी हाँ, करती है। अगर आप लोगों को पता हो ना, तो मुस्लिम लोग को स्कॉलरशिप मिलता है सर। क्यों? रिलीजियस माइनॉरिटीज है सर। सिख लोग, जो जैन लोग हैं, जैन हैं सर, बुद्धिस्ट हैं, वो लोग को भी सर बहुत सारे स्कॉलरशिप मिलता है सर। क्यों? क्योंकि वो माइनॉरिटीज हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे माइनॉरिटी को बचाए रखने के लिए हज के लिए भी मिलता है सर, ठीक है। और भी बहुत सारे माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को बचाए रखने के लिए भारतीय सरकार कभी ना कभी कोई ना कोई स्पेशल स्कीम्स लॉन्च करता है सर। वो सब क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि नेहरू जी और लियाकत अली के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। ये एक रीजन है, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, पाकिस्तान का गवर्नमेंट हिंदू लोग जो है, जो हिंदू माइनॉरिटीज है पाकिस्तान में, वो लोग के लिए क्या करता है? कोई एक चीज बता दो। सर कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। तो पाकिस्तान क्या हो गया? वो अश्लील ग्रोवर याद आ गया होगा, ये क्या दोगलापन है, ठीक है। और पाकिस्तान बोलता है कश्मीर के लोगों को बचाओ। अबे तुम खुद को तो देखो, ठीक है। तो लियाकत अली और उसका देश पूरा भूल गया अपना प्रॉमिस को, भूल गया सब कुछ, ठीक है। अब भारतीय सरकार ने देखा कि हाँ यार, ये लोग भूल गया, ये लोग बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा है माइनॉरिटीज़ को, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो लोग के लिए, वो लोग को अच्छे से रहने नहीं दे रहा है, वो लोग को बहुत ज़्यादा कन्वर्ट किया जाता है फोर्सफुली सर, उनके माताओं बहनों के साथ गलत चीज़ें किए जाते हैं, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें ऑब्जर्व किया गया सर, ठीक है। और फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक संशोधन किया अपने कानून में और लाया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। अब सुनना ध्यान से, पाकिस्तान के जो हिंदू माइनॉरिटीज है, अगर उनके साथ बहुत ज्यादा प्रताड़ना होगा तो वो भाग के कहां आएगा? भाग के कहां आएगा सर? अगल बगल कंट्रीज में ही जाएगा। पाकिस्तान के हिंदूज के साथ अगर कुछ गलत होगा तो भाग के कहां आएगा सर? भारत आएगा दौड़ के, भारत। अब वो इलीगल तरीके से भी आ सकता है, क्यों? क्योंकि मरता क्या ना करता, ठीक है, मरता क्या ना करता, वो कुछ भी इलीगल तरीके या फिर लीगल तरीके, किसी ना किसी तरीके से वो भारत आएगा, ठीक है। अब वो लोग भारत आ जाते थे, भारत बेचारे आ जाते थे, तो भारत में आने के बाद भी उनके साथ कुछ अच्छा बर्ताव नहीं होता सर। क्यों? क्योंकि उनके पास भारतीय नागरिकता नहीं है, वो भारतीय नागरिक नहीं है, वो किसी भी स्कीम का फायदा नहीं ले सकते, ठीक है। तो 2019 में ये चीज समझा गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2019 में ये चीज समझा गया, और 2019 में ये डिसाइड किया गया कि भारत में वो हर लोग जो भारत में आए हैं, वो हर लोग जो भारत में आए हैं 31 दिसंबर 2014 के पहले, वो हर लोग, सुनना ध्यान से, वो हर लोग जो कि भारत में आए हैं 31 दिसंबर 2014 के पहले, या तो इलीगल तरीके से या तो लीगल तरीके से, या तो इलीगल तरीके से या तो लीगल तरीके से, जो लोग 31 दिसंबर 2014 को भारत आए हैं फ्रॉम 3 कंट्रीज, 3 देशों से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो डेफिनेशन है ना, ये थोड़ा अभी तुरंत अपडेट होगा, तो ध्यान से सुनते रहना, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश, वो हर लोग जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भारत आए हैं, भले वो इलीगल तरीके से आए हैं, वो इलीगल माइग्रेंट आए हैं 31 दिसंबर 2014 के पहले, बिफोर 31 दिसंबर 2014, और वो लोग 6 रिलीजियस धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, सिख। अब सुनना, कंप्लीट डेफिनेशन बता रहा हूं मैं, CAA है क्या, कंप्लीट डेफिनेशन। वो हर बंदा जो कि ये 6 धर्मों से बिलोंग करता है, हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, सिख, ये 6 धर्मों से बिलोंग करने वाला वो हर बंदा जो कि भारत में आया है 31 दिसंबर 2014 के पहले 3 देशों से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 देशों से, ये इन 6 धर्मों से आने वाले लोग भारत आए हैं, उन सभी लोगों को भारतीय सरकार इलीगल माइग्रेंट नहीं मानेगी अब से, और वो लोग कुछ रियायत देगा ये लोग को कि भारत में ये भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सके। बस इतना ही था CAA 2019, और इसके ऊपर इतना मार हो रहा था। अब सुनना, अभी भी बहुत कंफ्यूजन होगा, क्या रियायत होगा मैं बताऊंगा, सुनना ध्यान से, फिर से बोल रहा हूँ, इस डेफिनेशन को अच्छे से समझो। वो हर लोग जो कि ये 6 धर्मों से बिलोंग करते हैं, हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, सिख, इन 6 धर्मों से बिलोंग करने वाले वो हर लोग जो कि 3 देशों से आए हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, 31 दिसंबर 2014 से पहले, इन सभी लोगों को अब इलीगल माइग्रेंट नहीं कहेंगे हम लोग, क्योंकि सर जो इलीगल माइग्रेंट होता है ना, वो लोग को फॉरेनर्स एक्ट के तहत जेल भी हो सकता है। तो सबसे पहले इन लोगों को हम लोग इलीगल माइग्रेंट नहीं कहेंगे, ठीक है, नहीं कहते हैं, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, ये लोगों को अब हम लोग कुछ रियायत देंगे, कि ये भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सके। क्या रियायत देंगे? तो सुनना ध्यान से, एक मेथड था नेचुरलाइजेशन, याद आ रहा है क्या किसी को? क्या मुझे बता सकता है कोई कि नेचुरलाइजेशन को
नेचुरलाइजेशन या फिर प्रकृतिकरण के तरीके से भारत में नागरिकता ग्रहण करने के लिए टोटल कितना साल का वेट करना पड़ता है हमें, बताना जरा। टोटल टोटल मैं पूछ रहा हूँ, टोटल 1 साल? कहाँ यार, कहाँ जी रहे हो आप लोग यार। हाँ जी 14 यार, 11 + 1 12 साल, 12 साल, ठीक है। 11 साल डिसकंटिन्यूसली और 1 साल कंटिन्यूसली, ठीक है। तो प्रकृतिकरण के तरीके से अगर किसी बंदे को 12 वर्ष उसको लगेगा भारत का नागरिकता ग्रहण करने के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बस ये रियायत दिया ये लोगों को कि सर सबके लिए 12 साल लग रहा है, तुम लोग के लिए क्या होगा, इन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, इन लोगों की बात कर रहा हूँ। इनके लिए क्या बोला गया, इनके लिए ये बोला गया कि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ 5 + 1 यानी कि 6 साल लगेगा नेचुरलाइजेशन के तरीके से भारत में सिटीजनशिप मिलने के लिए। बस यही रियायत दिया गया था CAA 2019 के ऊपर। क्या आपको ये बात समझ में आया? 5 साल डिसकंटिन्यूअस और 1 साल कंटिन्यूअसली रहने के बाद ही ये लोग में से सब कोई अप्लाई कर सकते हैं आपका भारतीय नागरिकता के लिए और भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आया? CAA इससे इजी आपको कोई नहीं समझा सकता, ठीक है। CAA 2019 इसके तो फिर से मैं एक बार इसको समअप करता हूं कि वैसे हर लोग जो कि इन 6 रिलीजन से बिलोंग करते हैं और 3 कंट्रीज से आए हैं, पाकिस्तान या तो अफगानिस्तान या तो बांग्लादेश, इन 3 कंट्रीज से भारत आए हैं 31 दिसंबर 2014 के पहले, उन लोगों को भारत में इलीगल माइग्रेंट अब नहीं माना जाएगा और उन लोगों को 5 साल डिसकंटिन्यूसली अगर वो भारत में रहते हैं और 1 साल कंटिन्यूसली अगर वो भारत में रहते हैं तो टोटल 6 साल के बाद वो भारत में नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मुस्लिम क्यों नहीं था, ये प्रॉब्लम था। तो सुनना, आप लोग ही अभी आंसर दोगे, सुनना ध्यान से। अच्छा एक बात बताना, पूरे विश्व में कितने ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे हिंदू जो है वो मेजोरिटी में है, बताना जरा। ऐसे कितने कंट्रीज हैं जहां पे हिंदूज मेजोरिटी में है? चलो मानते हैं इंडिया या फिर नेपाल, ठीक है। मानते हैं इंडिया नेपाल, नेपाल भी हटा दो यार, क्या ही वो क्या कर लेगा, क्या कर लेगा। श्रीलंका में भी, श्रीलंका नहीं, मेजोरिटी में सर आपका इंडिया है, ठीक है, इंडिया है, सुनना ध्यान से। नेक्स्ट, अब आप मुझे बताना ऐसे कितने कंट्रीज है जहां पे मुस्लिम मेजोरिटीज हैं, पूरे विश्व में ऐसे कितने कंट्रीज है जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी में है? सर बहुत सारे, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे। सर जो मिडिल ईस्ट का रीजन दिख रहा है उसमें तो बहुत सारे दिखेंगे आपको, ठीक है। जो तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, सर आपका सऊदी अरेबिया, सर ईरान, इराक, ठीक है, आपका UAE, बहरीन, सर ये सब क्या है? सब मुस्लिम इस्लामिक देश है। ओमान, यमन, सब इस्लामिक देश है। अब एक बात बताओ, पाकिस्तानी मुस्लिम को अगर प्रॉब्लम होगा तो उसके पास कितना कितना ऑप्शन है, वो कितने कंट्रीज में जाके अपने आप को बोल सकता है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। सर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जो वहां के रियल माइनॉरिटीज हैं हिंदूज, उनके पास क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है सर, कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए वो भाग के कहाँ आएंगे, वो इंडिया ही आएंगे ना सर। तो एक बात बताओ, इसमें मुस्लिम होना चाहिए था? जिस तर्क पे आपका रिलीजन क्या है उससे मतलब नहीं है, आप क्या सोचते हैं उससे मतलब नहीं है, जिस बैकग्राउंड पे ये लॉ लाया गया, ये कानून लाया गया, जिस लिए ये कानून लाया गया, क्या उस चीज को मायने रख दरमियान क्या मुस्लिम यहाँ पे होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये कानून लाया गया था, ये कानून लाया गया था माइनॉरिटीज को बचाने के लिए। जो पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज है उनको बचाने के लिए लाया गया था। क्या आपको ये बात समझ में आती है? क्या आपको ये बात समझ में आई? तो ये प्रॉब्लम था सर, ये, और ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो सर प्रॉब्लम ये है ना कि इंसान को समझाने वाला कोई नहीं होता है। अभी थोड़ा देर पहले भी आप लोग को यही माइंड में होगा कि सर मुस्लिम को क्यों नहीं ऐड किया, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मुस्लिम्स को क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम या फिर कोई दूसरे कंट्रीज या फिर कोई दूसरे रिलीजन से कुछ था ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। बस सब कुछ था ये एग्रीमेंट
सर नेहरू लियाकत एग्रीमेंट, ये इसके बैकग्राउंड के बारे में कोई बताता ही नहीं है, ठीक है। इसके लिए पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खराब स्थिति कर रहा था सर माइनॉरिटीज़ के लिए, तो भारत सरकार ने ये एश्योर किया कि वहाँ के माइनॉरिटीज़ को उनका हक मिले, ठीक है। तो ये था सर CAA का कानून 2019। क्या आप लोग को ये बात समझ में आया? हाँ जी, क्या ये बात समझ में आया? तो नेक्स्ट NRC क्या है? NRC आप लोग सुनते होंगे NRC। सर NRC कुछ नहीं है, बस वही कहा था मैं, आपका नाम उम लिखेगा, बस NRC कुछ नहीं है। भारत में अभी NRC आया नहीं है, जिस दिन आएगा उस दिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, अभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आप मारपीट करते रहो इधर उधर, कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा मारपीट करने से। जो एग्जाम के रेलेवेंट है, अभी किसी ने कहा कि कोई ये फलना रिलीजन माइनॉरिटी नहीं हो सकते, अरे भाई जो आपके बुक में है, जो आपके पेपर में है ऑन पेपर, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो सिटीजनशिप आज खत्म हो रहा है। खत्म करने से पहले 10 मिनट टाइम है मेरे पास, जब इतना लेट हो गया, जिसको जाना जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इतना टाइम हो ही गया तो 10 मिनट और भी झेल लो आप लोग मुझे। चलो बताना मुझे आंसर, व्हाट आर द वेज थ्रू विच वन कैन लूज इंडियन सिटीजनशिप? भारत में इंडियन सिटीजनशिप किस तरीके से लूज किया जा सकता है? पहला रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रीवेशन, मोर देन वन एबव, नन ऑफ द एबव। बताओ जल्दी आंसर बताओ। तो सर BPSC का याद आ गया, आंसर इज कैसे नन ऑफ द एबव होगा मेरे भाई? आंसर इज मोर देन वन ऑफ द एबव। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से तरीके से आप लोग सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को लूज कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। सर रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रीवेशन। हाँ, आंसर देना है आपको, आंसर देना है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन लीड टू द लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप ऑफ एन इंडिविजुअल? ठीक है, एक इंडिविजुअल का भारतीय नागरिकता समाप्त कब किया जा सकता है? सबसे पहला, एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, उसने किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर कर लिया। नेक्स्ट, अनलॉफुल ट्रेड विद द एनिमी ड्यूरिंग अ वॉर, उसने किसी एनिमी से अनलॉफुल तरीके से, मतलब जो कानून के लिए सही नहीं था, कानून के विरोध में, कानून के अगेंस्ट जाके किसी एनिमी कंट्री को हेल्प कर दिया, एनिमी कंट्री से ट्रेड वगैरह कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑर्डिनरली रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 5 ईयर। ये कह रहा है कि एक सिटीजन, भारतीय नागरिक जो कि इंडिया से बाहर 5 साल तक है, 5 साल तक इंडिया से बाहर है कंटिन्यूअसली, उसका भी नागरिकता खत्म कर सकता है। इनमें से क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ। एक आंसर आया 3, बाकी सब ऑल। आप ये बताएं, क्या कहते हैं, ऑप्शंस हैं यहाँ पे, आप ऑप्शंस बताएं 1 2 3। यहाँ पे ऑल का तो ऑप्शन ही नहीं है। जी हाँ, तो सर आंसर होगा 1। क्या, क्यों ऐसे बोल रहे हैं? तो सबसे पहले तो ये बात सुनो, जब डेप्रीविएशन में पढ़ा रहा था, नोट्स खोलो, अपना नोट्स खोलो, हंसी आएगा अपने ऊपर अभी। डेप्रीविएशन जब मैं पढ़ा रहा था, लॉस ऑफ सिटीजनशिप में डेप्रीविएशन बोल के एक माध्यम था, डिप्राइव करके उसका सिटीजनशिप छीना जा सकता था। डेप्रीविएशन खोलना, वहां पे देखो मैंने लिखवाया है कि वैसा इंसान जो कि अनलॉफुल ट्रेड में सम्मिलित है इन वॉर के वक्त में, ठीक है, युद्ध के वक्त में, उसका सिटीजनशिप छीना जा सकता है। मतलब सर ये तरीका जो है, इस तरीके से छीना जा सकता है, मतलब 2। एक सेकंड, सुनना ध्यान से, मैं बता देता हूं, सुनना। तो सर अनलॉफुल तरीके से छीना जा सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन लीड टू द लॉ? आंसर इज 3, आंसर इज 3। सॉरी, मैंने ये सोचा कि यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है। आंसर इज 3, ठीक है। आंसर इज 1 एंड 2। सुनना ध्यान से कैसे। सर वो बंदा, हर बंदा जो कि दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर कर ले, उसको तो चला ही गया, वो तो मान ही लो, मतलब 1 तो सही है, ये दूसरा भी सही है, ठीक है, दूसरा भी सही है। सर तीसरा, क्या ये तीसरा स्टेटमेंट सही है? बताना जरा। सर ये तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है,
कितना साल बाहर रहने से छीना जा सकता है सर, कोई बताएगा क्या? कितना साल बाहर रहने से छीना जा सकता है? कितना साल बाहर रहने से छीना जा सकता है? 7 साल। कहाँ हैं आप लोग? हेलो। 7 साल, ठीक है। 7 साल अगर वो कंटिन्यूसली इंडिया से बाहर है तो उसका नागरिकता छीना जाएगा, ठीक है। सर कौन से पार्ट में हमारा सिटीजनशिप है, जल्दी बताओ, जल्दी, क्लियर। पार्ट 2। चलो मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है। जीवन का सत्य लेके आऊँगा कल मैं, ठीक है। जीवन का सत्य लेके आऊँगा, तो कृपया करके कल आप लोग रिवाइज करके आएँ सिटीजनशिप को पूरा, और लक्ष्मीकांत पढ़ के आएँ। जो भी अदर सोर्सेस आपको लगते हैं वहाँ से आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि कल जीवन का सत्य आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा मेरे द्वारा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग कल। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझे पूछ सकते हैं, अन्यथा आप क्लास छोड़ के जा सकते हैं। जाना रे, छूट गया क्या रे? जाने दो रे। आवाज नहीं आ रहा था। जाओ जाओ जाओ। ठीक, साला फिर से रिकॉर्ड नहीं हुआ, दिमाग खराब हो गया। ठीक, ठीक है चलो। Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can.
रहूंगा।